गुड इवनिंग बेटा। देखें बढ़ जाए आगे लेक्चर में आज फिर से। चलिए बेटा, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा था, है ना। उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। आज भी बेटा उसी का कुछ एप्लीकेशन पार्ट है। मैं एक या दो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, 5 मिनट 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, है ना। प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं कि यार प्रॉब्लम्स किस टाइप के आते हैं, किस तरीके से करना है हमें, है ना। कुछ बेसिक प्रॉब्लम तो मैंने कल भी बताए थे, आज थोड़े अच्छे वाले देखेंगे, है ना। चल बेटा, जैसे हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला था, हमने बोला था जब किसी डेंसर मीडियम से लाइट रेयरर मीडियम में इंसिडेंट होती है, डेंसर टू रेयरर जाती है, तब हम लोग बोलते हैं कि एक यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, उस कंडीशन में लाइट रिफ्लेक्ट ना होते हुए रिफ्रैक्ट ना होते हुए वो रिफ्लेक्ट हो जाती है अंदर के अंदर। तो उस इफेक्ट को ही हमने क्या बोला था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा उसी का एक एग्जांपल है हमारे पास, लूमिंग ऑफ वाटर। अब लूमिंग ऑफ वाटर क्या होता है तो ज़रा देखिएगा। जैसे हम लोगों ने कल आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था, मिराज जो था वो कहाँ पे किस एरिया में होता है, हॉट एरियाज़ में। मतलब जैसे हम लोगों ने कहा था कि राजस्थान साइड हम लोग क्या है ना, जहाँ का टेम्परेचर बहुत हॉट होता है, रेगिस्तान साइड में। और लूमिंग ऑफ वाटर कहाँ होता है बेटा, ये कोल्ड एरिया में होता है, जहाँ पर सी साइड होता है, मतलब सी वगैरह होता है ना, सी शोर वगैरह, वहाँ पे की बात करें हम लोग, वहाँ पे क्या हो रहा होगा, लूमिंग ऑफ वाटर। अब लूमिंग ऑफ वाटर का मीनिंग क्या है ज़रा समझना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देखो बेटा, हम लोग यहाँ पे बनाने जाएँ कुछ लेयर्स, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, है ना। पहले देखो ऐसे, बेटा सी की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये वाटर है, ठीक है बेटा। अब इस सी की बात कर रहे हैं ना हम लोग। यहाँ पे बेटा हम लोगों ने क्या देखा कि आप सी साइड पे, सी शोर की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग कह रहे हैं कि सी के किसी एक साइड पे आप खड़े हो जाइए कहीं पे भी जा करके, पानी के ऊपर नहीं खड़े होना भाई, उसके राइट साइड ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ऑब्जर्वर यहाँ है और यहाँ से वो देखना चाह रहा है कुछ। अब उसने क्या नोटिस किया, सर जो वाटर वाला एरिया मिल रहा है ना यहाँ से, तो हम लोगों ने बोला कि कई बार होता है ना ऐसे पहाड़ वगैरह होते हैं, रॉक, बड़े बड़े चट्टान वगैरह वहाँ पे रखे रहते हैं। अब जैसे सोचिए कि यदि मैं यहाँ पे बनाने जाऊँ, सपोज़ करिए कि इधर साइड से ऐसा कुछ रॉक रखा हुआ है ना, स्टोन वगैरह बड़ा सा। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये चीज़ आ गई, अब हुआ क्या, इस टाइप से तो कुछ पत्थर रखा हुआ है बड़ा सा, और इधर साइड यहाँ पे बेटा यहाँ पर एक शिप है, शिप इस तरीके से, ठीक, एक शिप है उसके अपोजिट साइड, मतलब पत्थर के अपोजिट साइड, रॉक के अपोजिट साइड में यहाँ पे बेटा हमने बोला कि यहाँ पर एक शिप रखी हुई है। अभी जो शिप है ना बेटा, उस पर मैंने एक फ्लैग लगा दिया, जनरली लगा रहता है ना। तो अब हमने ये शिप देखा। अब देखिए होता क्या है मालूम है, कई बार जैसे हमने ये देखा यार, शिप इधर साइड है, रॉक इधर, ऑब्जर्वर है ये हमारा। अब ऑब्जर्वर जो है वो एक्चुअल में इसे देखना चाहेगा शिप को, तो होता क्या पता है, एक्चुअल में शिप यहाँ पे ना दिखते हुए मुझे कहाँ दिखाई देगी मालूम, हवा में लटकी हुई उल्टी। मतलब यदि यहाँ से ऑब्जर्वर उसको देख रहा है ना, तो उसको ये चीज़ सीधा नहीं दिखेगा, ये इसको उल्टा लटका हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। और इस इफेक्ट को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, लूमिंग ऑफ वाटर। अब लूमिंग ऑफ वाटर में यदि हम लोग बनाने जा रहे हैं तो चीज़ों को देखिएगा और समझाते हैं अपन लोग, है ना। देखें जैसे हमने बोला हम लेयर्स की बात करें, ध्यान से देखना बेटा, ऐसे मैं कुछ केसेस बना रहा हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, ध्यान दें। ये लेयर्स हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर, है ना। अब यदि बेटा वहाँ पर ग्राउंड है तो ग्राउंड के ऊपर वैसे जाओगे तो एटमॉस्फेयर का लेयर तो रहता ही है ना, एटमॉस्फेरिक लेयर। अब जरा सुनिए मेरी बात, होगा क्या, इस तरीके से लेयर्स है। अब होता क्या है, मुझे यदि कभी कोई ऑब्जेक्ट विजिबल होगा तो कब होगा बेटा, कोई ऑब्जेक्ट मुझे कब दिखाई देगा, जब मैं बोलूँगा कि उससे लाइट स्टार्ट हो और मेरे आंखों तक पहुँचे, ऑब्जर्वर तक। अब मैंने यही नोटिस किया, सर यहाँ से जो लाइट निकल रही होगी वो करेगी क्या। तो सबसे पहली बात एक चीज़ समझिएगा बेटा, जब ठंडे एरिया में जाते हो ना, तो ठंडे एरिया में क्या होता है, जो वाटर से लगा हुआ लेयर्स होता है वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा,
क्योंकि ये डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो उसको कूल करता रहता है, मतलब यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो जितना जो बॉटम लेयर्स होंगी ना, जितनी बॉटम लेयर्स, उनका टेम्परेचर उतना कम होता होगा। तो बेटा बॉटम लेयर्स का टेम्परेचर कम है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अब सीधे सन के कॉन्टैक्ट में आने वाला है। सन के कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसके कारण से हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो हम लोगों ने बोला कि यार लोअर साइड हाई टेम्परेचर होता है, अपर साइड लो टेम्परेचर होता है। अब बेटा यदि लोअर साइड हाई टेम्परेचर है, अपर साइड लो टेम्परेचर है, तो मैं बोलता हूँ लोअर साइड जिधर टेम्परेचर कम होता है ना, वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है मतलब ये वाला जो रीजन है ना, इधर वाला ये डेंसर रीजन बनेगा यहाँ से, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे बेटा ये रेयरर होता जाएगा। तो जैसे जैसे बेटा हम ऊपर जाते जाते हैं वो रेयरर मीडियम जाता है, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो डेंसर है। अब जरा सुनिए मेरी बात होगा क्या, यहाँ पे जो डेंसर मीडियम हमने बनाया था, यहाँ से रेस चलना स्टार्ट हुए। बेटा देखो शिप से बोला ना हमने, शिप से कुछ रेस यहाँ से निकली, सपोज करिए यहाँ तक गई ऐसे। अब जैसे ये शिप के पास गई है, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये नॉर्मल आएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो लाइट क्या हो रहा है सर, ये नीचे वाला डेंसर है, ऊपर वाला रेयरर है। डेंसर टू रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। भाई उसको सीधा जाना चाहिए, बट सीधा ना जाते हुए वो थोड़ा सा बैंड होते हुए इधर चली गई। फिर अगली बार यहाँ पे गई है तो सर यहाँ पे फिर से वो, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा, वो और रिफ्रैक्ट हुई, और रिफ्रैक्ट होकर के वो मान लीजिए ऐसी चली गई यहाँ पे, है ना, कि हमने बोला कि यहाँ से ये चली गई। अब यहाँ पे गई, अब जरा सुनो, हम लोग बोलते हैं कि सर रेयरर डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो जाता जाएगा। लेकिन हमने क्या नोटिस किया कि सब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ था, इसका इंक्रीज हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज हुआ। अब मैं बोलता हूँ यदि मान ले बेटा इस वाले पॉइंट पे जा करके उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस उसके क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, तो यदि क्रिटिकल एंगल से ये एंगल बड़ा हो गया ना, तो उस कंडीशन में लाइट अब रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी अंदर। तो बेटा वो लाइट वहाँ से ना अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे। अब क्या होगा भाई, रेयरर मीडियम से वो डेंसर मीडियम में जा रही है, तो फिर इधर से वो ऐसे बैंड होते हुए जाएगी, रेयरर टू डेंसर ऐसे जाते हुए। ठीक है, तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ। अब जरा जल्दी से मैं बना देता हूँ क्योंकि अपन को समझना है अब। ठीक है, अब ये क्या बना दिया मैंने भाई, ऑब्जर्वर को यहाँ से उठा और यहाँ बिठा है ना, ध्यान देना यार, थोड़ा सा ऐसा समझना यार ना। लाइट को मैंने ऐसा ले लिया और यहाँ से ऐसा ले लो यहाँ पे, तो मीनिंग समझ चुके हो मेरी बात, है ना। यहाँ पर रेज आई, अब बेटा रेज इधर आई तो होगा क्या, लाइट इसको यहाँ पे आता हुआ इधर से दिखेगा ना, कि लाइट इधर साइड से आई है, जो फाइनल रेज आ रही होंगी इधर से आ रही हैं। तो वो अब क्या सोचेगा यार, इमेजिनेशन होगा कि यार इधर से लाइट आ रही है तो ये इमेज कहाँ बनेगा, इसको पीछे एक्सटेंड करने पे। तो बेटा जब इसको उतने ही डिस्टेंस पे वो पीछे एक्सटेंड करता है ना इधर, तो वो जो इमेज बनती है ना वो यहाँ जा कर के बन रही होगी इसी की। और अब यहाँ पे क्या होगा मालूम है, कि ये जो शिप था ना, जो वैसा रखा था बेटा, वो इफ़ेक्ट अब उल्टा हो गया। मतलब एक्चुअल में जो ये शिप यहाँ पे बनी थी, बट वो इसका इमेज कहाँ बना करके दे देगी आपको, इसका इमेज बना करके बेटा वो ऊपर दे देती है। और इस इफेक्ट को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, लूमिंग ऑफ वाटर। तो बेटा लूमिंग ऑफ वाटर में याद रखिएगा, लूमिंग ऑफ वाटर आपका हमेशा ठंडे एरिया में होगा, कोल्ड एरिया में होगा। जबकि मिराज जो था वो मिराज, बेटा मिराज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा कहाँ होता है, वो हमेशा हॉट एरियाज़ में होता है ना। ठीक है, चल अब देखिए ये एक एग्जांपल हो गया, एक लास्ट एग्जांपल और है जो पूछा जाता है, तो मैं बता देता हूँ, उसको ख़त्म कर देते हैं अपन। जैसे बेटा हम लोग ने बोला डायमंड, डायमंड के अंदर भी इफेक्ट आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे होगा ये ज़रा समझिए। बेटा कभी आपसे कोई पूछे ना कि यार जो डायमंड है बेटा वो इतना ज़्यादा शाइन क्यों करता है, इतना ग्लो क्यों करता है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। तो बेटा उसके पीछे का जो रीज़न होता है ना वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से बेटा वो जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, ग्लो करती है, शाइन करती है। बेटा अब एक चीज़ सुनिए मेरी बात, डायमंड जिस मटेरियल का होता है, कार्बन का ही होता है ना, ग्रेफाइट। अब सुनिए, इसका एक चीज़ याद रखिएगा सर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो याद होती है वो याद रखिए, ये होती है 2.47 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
और इस मटेरियल का अपना एक क्रिटिकल एंगल होता है बेटा, वो है अबाउट 24 डिग्री। ठीक, अब 24 डिग्री जो है वो उसका क्रिटिकल एंगल है। मीनिंग समझते हो क्रिटिकल एंगल का? सर क्रिटिकल एंगल का मतलब ये होता है, हम लोग ये बोलते हैं कि सर यदि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दूँ, यदि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दूँ तो क्या होगा, वो लाइट अब रिफ्रैक्ट ना होते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो अंदर के अंदर ही घूमती रहती है। और होता क्या है, यही मेन रीज़न होता है कि हमारा डायमंड ज़्यादा शाइन करता है। रीज़न क्या है, देखो मैं समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने डायमंड का शेप इस तरीके का लिया, अलग अलग शेप के बनते बेटा, है ना जनरली। मैंने बोला यहाँ से मान लीजिए एक लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आई तो यहाँ भाई नॉर्मल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, उसके हिसाब से भाई लाइट थोड़ी सी बैंड हुई होगी। एक्चुअली ऐसा जाना चाहिए बट वो बैंड होते हुए एयर से मीडियम में जा रही है ना, तो अब नॉर्मल के टूवर्ड्स बैंड हो गई, यहाँ पहुँच गई इधर से, है ना। अब यहाँ गई। अब बेटा देखिए हुआ क्या मालूम है, इस वाले मीडियम से इस वाले सरफेस पे लाइट सबसे पहले एंटर हुई, देन रिफ्लेक्ट होकर के वहाँ गई है। अब उसको बाहर निकल जाना चाहिए बट वो बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए क्योंकि इसका एंगल ऑफ इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो बहुत छोटा होता है। अब बेटा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बहुत कम होती है ना, तो यहाँ पे भी नॉर्मल बनता है। हम लोग बोलते हैं सर 24 डिग्री ही उसका क्रिटिकल एंगल है, तो ज़्यादातर जो लाइट होती है ना वो 24 से ज़्यादा की मिलेंगी। यदि 24 से कम वाली लाइट आएगी तो वो ज़रूर बाहर निकल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम लाइट जो आती है ना बेटा, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, तो फिर क्या होती है, जो लाइट है वो वहाँ ना जाते हुए वो अब क्या करेगी बेटा, वो यहीं के यहीं रिफ्लेक्ट हो गई। तो अब यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया कि वो बाहर ना जाते हुए वहीं के वहीं रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट हुई तो अब इस सरफेस पे पड़ेगी, यहाँ का एंगल उससे भी बड़ा है, तो यहाँ से भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर के बेटा वो यहाँ पहुँच गई। फिर यहाँ नॉर्मल बनाएगी, यहाँ का भी लाइट उससे ही बड़ा है, तो ये लाइट आपकी कहीं यहाँ पहुँच गई होगी। समझ रहे मेरी बात, मेरी भावनाओं को समझना। इसी तरीके से बेटा ये लाइट जो है यहाँ के यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ऐसे घूमती रहती है। समझ में आया? तो बेटा देख ये जो है ना, ये पूरा का पूरा जो चल रहा है ना, ये है लाइट। अब देखो इतना अच्छा सुंदर सा डायग्राम मैंने बना करके दिया तुम्हें। बेटा ये मेन रीज़न होता है किस चीज़ का, कि जो डायमंड इतना ज़्यादा शाइन करता है ना, उसका मेन रीज़न ये है कि बेटा वहाँ पर जो लाइट एंटर होती है वो बाहर नहीं निकल पाती, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता जाता है, वहीं के वहीं वो पिटती रहती है और अंदर के अंदर ही घूमती रहती है। तो पूरा लाइट, मैक्सिमम पार्ट लाइट का जो होता है वो अंदर के अंदर ही रहता है, तो बाहर से देखोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा शाइन करता हुआ दिखाई देता है। समझा? तो डायमंड के मेन शाइन करने का चक्कर क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा बताओ, तुम बोलोगे प्रवचन दे रहा है प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, नॉर्मल बता रहा हूँ। देखा जाए तो एक सक्सेसफुल इंसान के लाइफ में यदि आप डायमंड जैसा चमकना चाहते हो, है ना, डायमंड का फंडा यदि आप यूज़ करना चाहते हो और रियल में आप डायमंड बनना चाहते हो कि लोग आपको याद रखें, मतलब आप कुछ ऐसा कर जाओ, तो बेटा उसके लिए यही फंडा लगता है रियल लाइफ में। जो मैंने फील किया मैं उसके हिसाब से समझा रहा हूँ तुम्हें, कि यदि आप यहाँ पर अप्लाई करने जाओ तो होता क्या है, आप देखिए एक चीज़ सुनिएगा मेरी बात, फेलियर्स आते हैं, डाउनफॉल आते हैं, बट आपको नहीं रुकना है, आपको बढ़ना है आगे। वो कॉन्सेप्ट कौन समझाता है मुझे, ये डायमंड। बताऊँ कैसे? देखिए सोचिए, यहाँ से जो लाइट आई थी अंदर ट्रैवल करते हुए, ये लाइट अंदर यहाँ पे आई, अब उसके बाद क्या हुआ, ये जाना चाहती थी सीधा बट बैंड हो गई। लाइफ में भी ऐसा ही होता है, आप कुछ डिसाइड करते हो, आप बिल्कुल जाते हो स्ट्रेट कि मुझे यहीं जाना है, बट होता कुछ अलग है और आप थोड़ा सा यहाँ से डेविएट हो गए, डेविएट हुए, टकरा करके फिर इधर गए, अब यहाँ पे गए, यहाँ से आप बाहर निकलना चाहते बट नहीं निकलने दिया उसने, आपने फिर से आप मतलब एक टाइप से छोटे छोटे फेलियर्स हैं लाइफ के, नहीं फेलने दिया, फिर आपने अपना एफर्ट लगाया डबल से कि नहीं यार मैं निकलूंगा बाहर, नहीं हुआ तो फिर बाहर निकला, इधर साइड गया, यहाँ से बाहर निकलना चाह रहा था नहीं निकला, यहाँ से बाहर निकलना चाह रहा था नहीं निकला। मतलब वो बार बार एफर्ट्स लगा रहे हो बट आपका एफर्ट्स बिल्कुल सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, वो अंदर के अंदर ही घूमता जा रहा है कहीं ना कहीं, तो आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। मानता हूँ मैं इस चीज़ को, बट बेटा देखिए जब इतने फेलियर्स हो जाते हैं ना, फेलियर्स मतलब छोटे छोटे फेलियर्स की बात कर रहा हूँ, ये फेलियर्स का मतलब ये नहीं कि तुम बड़ा वाला फेलियर उठा करके रख लो अपने घर में, नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि छोटे छोटे, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने आज डिसाइड किया था, मैंने आज ये डिसाइड किया था कि यार मुझे आज एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, मैं नहीं कर पाया भाई, मैं एक एक्सरसाइज बड़ी मुश्किल से कर पाया, ठीक है ना, ये भी मेरा एक फेलियर है छोटा सा, बट ठीक है, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं कर पाया, इसका मतलब कि मैं अपना हार मान जाऊँ और बैठ जाऊँ। मैंने पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम उठाया, मुझसे सॉल्व करना बनना चाहिए था, नहीं बना मुझसे,
नहीं बना तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ ख़त्म हो गया हूँ, ठीक है ना भाई, नहीं बना, मैं जाऊँगा दूसरा एफर्ट लगाऊंगा, दूसरा नहीं होगा तीसरा एफर्ट लगाऊंगा, मैं एफर्ट्स लगाते जाऊँगा कंटिन्यूसली। और आप जब इतने सारे एफर्ट्स एक साथ लगाने जाते हो ना, तब जा कर के बेटा कुछ एक अच्छा रिजल्ट आता है लाइफ में। और आप लोग अभी 12th वाले हो तो 10th वाले हो तो मतलब वो उनकी लाइफ का है। तो जब इतने सारे आप एफर्ट्स लगाते हो ना, तो ये एफर्ट्स जो हैं वो आपको डायमंड जैसा बनाते हैं। तो बेटा कहीं ना कहीं ये अच्छा लगता है मुझे ये फंडा, मतलब इसलिए मैं तुमसे डिस्कस कर लिया कि यार रियल लाइफ में यदि आप कुछ बनना चाहते हो तो डायमंड से सीखना पड़ेगा आपको कि ठीक है यार, छोटे मोटे फेलियर से कुछ नहीं होता, आपको बड़े टारगेट पे फोकस करना है। और देखिए बेटा, जब इतने सारे आपके छोटे छोटी चीज़ें हटती हैं ना, तो इन सब चीज़ों से ही सोचना, ये जो छोटे छोटे रिफ्लेक्शंस हुए ना, इन सब के कारण ही ये डायमंड है, अदरवाइज ये डायमंड होता ही नहीं। तो फंडा वही आ गया ना हमारे पास कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें सिखा रही होती हैं, उन सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके रखोगे ना अपने दिमाग में, सारी चीज़ों को, सारे फेलियर्स को आपने दिमाग में फिट करके रखा है कि ये चीज़ों में ये करने से गलत होगा, तब आप वो चीज़ करोगे नहीं और फिर लास्ट में कभी जा कर के आप डायमंड बनोगे। एक चीज़ छोटा सा फंडा था, इस तरीके से मैंने समझा दिया आपको। आप याद रखिएगा एक चीज़ को कि यार ये डायमंड का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, लेकर के रखो, ठीक है। चल इसे नोट कीजिए। अब मैं प्रॉब्लम वीडियो पॉज करता हूँ, प्रॉब्लम देता हूँ बेटा। मैं प्रॉब्लम लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। अब आपका ये काम है कि मैं प्रॉब्लम लिखूंगा, फिर उसके बाद आप प्रॉब्लम को पॉज करोगे, खुद से अटैम्प्ट लगाओगे, देन सॉल्यूशन देखोगे कि सर ने क्या किया। ऐसा नहीं कि मतलब यार मैंने दिया तो तुम शुरू हो गए, देख लिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। चलिए, मैं इसलिए आप लोग के लिए टाइम बचाने के लिए मैं बेटा पॉज करके फिर लिखता हूँ यहाँ पर, फिर उसके चलिए देखिए बेटा, आइए अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। 2 प्रॉब्लम दिए मैंने आपको, ठीक है। पहले तो बेटा आपका काम कि यार वीडियो को पॉज करो, प्रॉब्लम अटैम्प्ट लगाओ, है ना, उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखिएगा इसका क्या कर। चलिए मैं सॉल्व करवाता हूँ, ध्यान देखते हैं क्या बोला बेटा। फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ट्रांसपेरेंट प्लेट ऑफ थिकनेस 8 सेंटीमीटर। तो क्यों ना मैं बना लेता हूँ भाई। मैंने एक मीडियम लिया इस तरीके से, रेक्टेंगुलर ग्लास है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। इस पर लाइट ऑफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ट्रांसपेरेंट प्लेट ऑफ थिकनेस, ठीक है। यहाँ से बेटा एक लाइट आई होगी, पैरेलल मीन्स इकट्ठे आई। टोटल 8 सेंटीमीटर का इसका थिकनेस है, तो T = 8 सेंटीमीटर। याद है हम लोगों ने करके भी रखा है इन सब चीज़ों को। अब क्या बोला उसने, एंड इमर्ज एट 30 डिग्री ना, बाहर जो निकल रही इमर्ज आउट वो 30 डिग्री पे है। तो ठीक है बेटा, यहाँ से एक्चुअल पाथ इसका ये होना चाहिए था, बट रियल में लाइट यहाँ ना जाते हुए ये लाइट यहाँ से बैंड हो गई, इधर गई, और अब यहाँ पे जा कर के बेटा फाइनली जो निकलती है तो वो पैरेलल जाती है इसके साथ। तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी दे दी उसने, 30 डिग्री। तो ई वाला एंगल आपके पास 30 डिग्री हो गया, है ना, विथ अ लेटरल डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री, ठीक है। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट दिया बेटा 1.8 सेंटीमीटर। 1.8 सेंटीमीटर जो दिया ना, वो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट, याद आया। ए बी यदि बोलना चाहते हैं तो ये ए बी है। तो बेटा ए बी की लेंथ आपको उसने दे दी मुझे, ए बी = 1.8 सेंटीमीटर लेटरल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल मुझे फाइंड आउट करना है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल मुझे ले करके आना है। तो बेटा एक चीज़ बताइए, जितने एंगल पे लाइट फाइनली इमर्ज हो रही है, क्या उतना ही एंगल से लाइट आई भी होगी? हाँ जी, क्योंकि हमने बोला है कि सर आई = ई होता है। तो आई और ई दोनों की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई सर, 30 डिग्री, ठीक है। अब सुनिए, याद करिए, आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद है, मैंने आपको निकाल के दिया है 2, ठीक है। याद करो, यदि मैं इसको ए बी लिखने जा रहा हूँ तो ए बी का फॉर्मूला होता था सर T sin I × 1 - cos I अपॉन √ सर μ² - sin² I। ये होता था मेरा फाइनल फॉर्मूला। क्या कि सर ए बी = T sin I × 1 - cos I अपॉन √ μ² - sin² I। याद रखना, ठीक है। अब ये मेरा फाइनल फॉर्मूला था। देखो, यदि चाहे तो अपन डिराइव कर सकते हैं, मतलब नहीं है, मैंने आपको पूरा डेरिवेशन दिया, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना सीखो, ठीक। ए बी की लेंथ कितनी है बेटा, 1.8, ठीक है। यहाँ से 1.8, टी आपका थिकनेस है, ठीक है। तो थिकनेस जो आ रही है टी की वैल्यू, टी हमारे पास कितनी दी हुई है बेटा, थिकनेस इसकी 8 सेंटीमीटर। साइन आई के प्लेस पे 30 डिग्री सर, × 1 - cos 30
अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर, तो निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंटू साइन आई, तो साइन 30 का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 30। ठीक, अब जरा सोचो तो यदि मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊँ तो 1.8 है ना, तो बेटा 1.8 डिवाइडेड बाय अभी रहने देता है इक्वल टू 8, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1 माइनस कॉस 30 होता है बेटा √3/2 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1/4 हो गया होगा 1/2 का स्क्वायर। सॉल्व करिएगा इसे तो ये यहाँ से तो ये 1.8 इक्वल टू 4 हो गया, और यहाँ से 1 माइनस √3/2 अपॉन बेटा एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 4 म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें, चलिए 1.8 इक्वल टू 4 माइनस 4√3 अपॉन अंडर रूट 4 म्यू स्क्वायर माइनस 1। बेटा इसको इधर ले आइए तो 4√3 अपॉन अंडर रूट 4 म्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हो गया होगा 4 माइनस 1.8, तो 2.8 नहीं बेटा 2.2 हो जाएगा, 2.2। ठीक है ना, क्यों 4 माइनस से करेंगे, हाँ ठीक है ना 2.2, इसी को लिख सकते हो सर 22/10। अब यदि मैं 2 से कैंसिल करने जाऊँ तो ये 11 हो गया होगा, और 2 से इसको करेंगे तो 2√3 हो गया, और बेटा इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा 20√3 इक्वल टू 11√4 म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करें बोलिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये 400 इंटू 3, 4 इंटू 3 12, तो 1200 इक्वल टू 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 इंटू 4 म्यू स्क्वायर माइनस 1। बेटा अप्रॉक्सीमेटली यदि इससे डिवाइड करने जाएंगे ना तो 10 टाइम्स जा रहा है ये, है ना, अप्रॉक्सीमेटली करें तो ये 10 हो गया प्लस 1 ये 11 हो गया, 11/4 का रूट, तो म्यू की वैल्यू और नियरली इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ अंडर रूट 11 बाय क्या हो गया होगा, देखो जरा क्या बोला, इससे डिवाइड करेंगे तो 10 प्लस 1 11, 11/4, तो √11/2 सेंटीमीटर, √11/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है। तो यहाँ से जो भी आंसर निकल के आ रहा होगा बेटा उससे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो √11/2 जो है वो मेरा रियल आंसर है इसका। ठीक है, चलिए अब आप देख लीजिए। अच्छा हो सकता है मेरी बात है ना, ध्यान से देखना बेटा, मैं सीधे क्वेश्चंस करता हूँ, बस इसमें यही हो जाता है कि यार कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभी हो जाती है मुझसे, है ना, तो यदि कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो यार तुम देख लेना उसे, और क्या दिक्कत है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए जल्दी से आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से सेकेंड वाले प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कीजिए जब तक मैं बोर्ड रब करता हूँ। ठीक, चलिए ठीक, देखिए बेटा अब जरा देखिए, अब ये सेकेंड प्रॉब्लम है ना, मेरे ख्याल से अटैम्प्ट लगा दिया होगा तुमने, देख लिया होगा। अब जब देखो क्या बोला, इन फिगर अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर। तो बेटा सबसे पहले तो जो फिगर दिया हुआ है ना इसको थोड़ा सा अपन ऊपर बनाते हैं, बड़ा करते हैं, है ना, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। आप सबसे पहले एक ग्लास स्लैब बना लीजिए। अब इसमें आपसे क्या बोला हुआ था यार, PQ है ना, ठीक, RS नाम का भी याद रखा करें। यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट हुई और ये हमारा नॉर्मल बनाया। ठीक, अब आपसे क्या बोला गया ये देखिए ध्यान से, प्रॉब्लम में क्या क्या बोल रहा है सुनो। अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर। बेटा इसकी थिकनेस T = 6 सेंटीमीटर आपको उसने दे दी है, बना लीजिए। फिर क्या बोला, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। बेटा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने आपको म्यू दे दिया 1.5 मीन्स 3/2 ले लीजिएगा। अगला क्या बोला उसने, है ना, आगे ध्यान से समझना, सच दैट इट डेविएट्स थ्रू 30 डिग्री ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री PQ। बेटा जो PQ बाउंड्री है ना, इसमें जो लाइट डेविएट हुई है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक्चुअल जो लाइट थी वो क्या था, एक्चुअल पाथ इसका ये होना चाहिए था सीधा, बट रियल में वो उधर नहीं गई है, वहाँ से कुछ डेविएट हो गई है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो बेटा रिफ्रैक्शन के कारण से वो थोड़ी सी डेविएट हुई है इधर। तो ये जितने एंगल से डेविएट हो रही है ना, ये वाला एंगल जो है ना, ये मेरे लिए 30 डिग्री दिया हुआ है कि 30 डिग्री से वो लाइट डेविएट हुई है। तो यहाँ वाला एंगल 30 डिग्री है, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मत ले लेना। ठीक, फिर बात आई, अच्छा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा सर, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं R। ठीक है, अब क्या बोला, फाइंड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रे एज इट इमर्ज आउट ऑफ द प्लेट। मतलब आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना है,
सीधा सा फंडा है ना। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये देखो फाइनली जो लाइट इमर्ज आउट हुई है वो ये वाली है, और ये एक्चुअल वाला पाथ था, तो यही जो परपेंडिकुलर लेंथ आ रहा है ये इसका क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो फाइंड ए बी, आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक, निकालते हैं। चलें आजा आई। अब दिक्कत क्या है सर, यदि मैं ए बी निकालना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले तो मैं उसका फॉर्मूला लिखूंगा और फिर सोचेंगे कि उसमें जो जरूरत पड़ेगी उसको उठा करके लिखाएंगे। याद कर बेटा, ए बी का फॉर्मूला ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाते हैं सर, टी साइन आई, अभी लिखा था जैसे से पहले, 1 माइनस कॉज आई अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। बेटा इसे याद रखिएगा, काम का फॉर्मूला है यार, याद रख लो इसे, ठीक है। ये होता है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, क्या है, टी साइन आई इंटू 1 माइनस कॉज आई अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। अब जरा सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या क्या चीज़ें गिवन है आपको भाई, टी पता है क्या है, टी इक्वल टू आपके लिए 6 सेंटीमीटर हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं मालूम भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है म्यू, तो म्यू की वैल्यू भी आपके पास 1.5 आ गई, या 3/2 ले लीजिए कैलकुलेशन के लिए, अच्छा ठीक है। तो अपने को बस अब मेन फोकस किस पे करना है सर, आई। सर आई को किसी तरीके से उठा करके लेके आ जाओ, यदि ये आई आ गया तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। अब जरा देखो मैं करने जाता हूँ प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। चलिए बेटा, आई निकालने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ रिलेशन उठा के लेके आए। क्या, देख बेटा, ये आई था और ये लाइट यहाँ से गई है, तो ये पूरा और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। यदि दोनों एंगल इक्वल है तो मैं यहाँ से बोल सकता था एक रिलेशन सर कि आई इक्वल्स टू, है ना, आई इक्वल्स टू आर प्लस 30, है ना। ये r और ये 30 को ऐड कर देंगे तब जा करके i के इक्वल आएगा। तो मैंने बोला i इक्वल्स टू आर प्लस 30। तो मुझे बताओ एक चीज़ सर, यहाँ से r को बताऊँ, r को क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन फोकस सिर्फ i है, तो r जहाँ भी होगा उसको हटाएंगे, उसको हम i में रिप्लेस मारेंगे, तो r इक्वल टू हो जाएगा सर i माइनस 30 डिग्री। तो मैंने बोला चल r की वैल्यू तो मैं ये लिख सकता हूँ, एक काम तो हुआ। दूसरा काम देखते हैं, करते हैं। दूसरा क्या, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पी क्यू सरफेस। जो पी क्यू सरफेस दिया ना उस पर स्नेल्स लॉ लगा दिया। स्नेल्स लॉ लगाने जाऊंगा तो क्या लिखूंगा बताओ, एयर है सर यहाँ, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो म्यू ए साइन आई, जिस मीडियम से आया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका साइन, इक्वल टू जिस मीडियम में गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू साइन आर, ये यहाँ वाला ले लिया। तो देख बेटा, म्यू ए की वैल्यू तो 1 है, साइन आई मुझे निकालना ही है, म्यू की वैल्यू यहाँ पे सर आपको दी हुई है 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और साइन आर, अब बेटा आर मेरा फोकस नहीं है, मेरा फोकस ये था, तो साइन आई माइनस 30 लिख लेते हैं यार, कर लें। अब सुनो, यहाँ से साइन आई मिला सिर्फ इक्वल टू 3/2, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ब्रेक करें, करते हैं। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आ गया। अब जरा सॉल्व करो इसे, यदि मैं इसको यहाँ से सॉल्व करूँगा, साइन आई इक्वल टू 3/2, बेटा ये साइन आई आया, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इंटू साइन आई, माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस आई। अब यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊँ तो बताना मेरे लिए क्या आएगा, 3√3/4 इंटू साइन आई, माइनस यहाँ से आ जाएगा 3/4 इंटू कॉस आई, इक्वल टू यहाँ से आया साइन आई। ठीक है, अब सुनो, हाँ ले चलें इधर, कैलकुलेशन बड़ा आएगा क्या? चलो देखते हैं यार, जो भी आएगा। ठीक है, इधर लेके आ जाए। तो देखो यहाँ से क्या आने वाला है, यहाँ से आने वाला है आपके पास, बेटा मैं प्रॉब्लम को रब करता हूँ। ठीक है, यहाँ तो हो गया ना, वहाँ प्रॉब्लम अपने पास है, स्पेस में जाए, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा जा रहा है लगता है। चल अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, क्या है, साइन आई है ना, उसको कॉस को इधर ले जाते हैं, साइन को इधर ले जाते हैं, तो 3√3/4 इन माइनस कर दीजिए 1 इंटू साइन आई इक्वल टू 3/4 कॉस आई। ठीक है, चलो एलसीएम ले लें। एलसीएम लीजिए तो यहाँ से क्या आएगा सर, 3√3 - 4/4 साइन आई इक्वल टू यहाँ से बना सर 3/4 कॉस आई। 4 कैंसिल हो गया,
साइन आई बाय कॉस आई कर देते सर, ये बनेगा टेन आई, और टेन आई की वैल्यू आई 3/3√3 - 4। ठीक है, अब यहाँ तक ही आ गया। देखो बड़ा सा क्वेश्चन निकल लिया मैंने। अब टेन आई की वैल्यू आई 3/3√3 - 4। अब जैसे ये वाला चीज़ तो बन गया मेरे पास। अब ध्यान से सुनना, या एक तरीका ये होता है बेटा यहाँ पे कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही है ना, इसको कैलकुलेट करो और जो भी आंसर आता है उसके लिए tan थीटा की वैल्यू निकालो। अब दिक्कत आएगी कि ये जो वैल्यू आ रही है ना वो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वे में आ रही होगी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लग जाएगा उसके लिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो बेटा मैं इसको सिंपल आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले कॉन्सेप्ट पे लेकर के चलता हूँ, ताकि अपन जिससे निकाल के ले आए। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी जाएगा बट करते हैं। देखिए क्या करें सर, ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल बना लें। यहाँ से हमने एक ट्राइंगल बनाया एंगल आई के लिए, तो बेटा ये परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस हो गया 3√3 - 4। इसकी वैल्यू क्या होगी करके देखें बेटा, क्या आना चाहिए बताइए। ये लेंथ अंडर रूट, इसको x बोल देते हैं, तो x इक्वल टू आ रहा होगा सर अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर मीन्स 9 प्लस इस पूरे का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 × 3 तो 27 प्लस 16 माइनस 24√3। इस पूरे को सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 25, 52 माइनस 24√3। ठीक है, अब देखो बड़ा लेंदी सा नहीं आ रहा है भाई। 52 को कुछ कर सकते हैं, 13 × 4 कर सकते हैं, ये भी 4 आ जाएगा। तो एक काम 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 बन के बाहर आया, तो अंडर रूट में बचा होगा सर यहाँ से 13 माइनस यहाँ से 6√3। ठीक है, ये आ गई आपकी इसकी वैल्यू। तो यहाँ जो x आ रहा है ना, इसको चेंज कर देते हैं सर 2 अंडर रूट 13 माइनस 6√3 आ गया। चलिए मैंने अभी इस तरीके से लिख लिया यहाँ से, और अब मैं बोलता हूँ सर मेरे को फॉर्मूले लगाने में साइन आई और कॉस आई चाहिए। तो बेटा साइन आई की वैल्यू निकालने यहाँ से निकालिए। तो सर बेटा एक सिंपल तरीका यही अच्छा था कि न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल से ले आते हैं, बट ठीक है फंसे हैं तो निकालते हैं आंसर। साइन आई परपेंडिकुलर 3 बेस, तो 2√13 माइनस 6√3, ये साइन आई हो गया। और यहाँ से आप यदि कॉस आई निकालने जाएंगे तो 3√3 माइनस 4 अपॉन में आएगा 2√13 माइनस 6√3। और अब इन दोनों की वैल्यू उठा करके आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपको आंसर आएगा t के प्लेस पे 6 साइन आई की वैल्यू आ जाएगी सर 3/, अब मैं इसके बाद छोड़ने वाला हूँ, 3/2 अंडर रूट 13 माइनस 6√3 इंटू 1 माइनस कॉस आई की वैल्यू हो रही बेटा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√13 माइनस 6√3। ठीक है, अपॉन में क्या आ रहा होगा सर, अंडर रूट में म्यू स्क्वायर है, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 3/2 था, तो 3/2 का इसका मतलब 9/4 हो गया होगा, माइनस अब ये यहाँ पे साइन स्क्वायर आई है, साइन स्क्वायर आई मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 9/4 यहाँ भी आ रहा है, और ये आएगा तो ये क्या बन जाएगा 13 माइनस 6√3 ऐसा। अब बेटा इसे एलसीएम ले लें और ख़त्म करें। अब बेटा मेरे से मत करवाओ ये सब चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन होगा, ये सब कैंसिल होंगे, आंसर ला करके आपको दे देगा, ठीक है। मैं आपको इसका फाइनल आंसर बताता हूँ। अब ये कैलकुलेशन है यार, अब ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसका एग्जैक्टली आंसर आ रहा था 3.83 सेंटीमीटर, है ना। तो जो ए बी आ रहा है ना वो आ रहा है आपका 3.83 सेंटीमीटर। तो अब ये कैलकुलेशन तुम कर लेना, करते रहना, मतलब नहीं ना यार वो कैलकुलेशन करके टाइम बर्बाद करो, उससे इतने में हमारा एक प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। कर लीजिए इसे नोट करके, ठीक है, इसके आगे सॉल्व कर लीजिएगा। अब बेटा ऐसे प्रॉब्लम कभी भी आए आप लगाइए। अच्छा देखो जब एग्जाम्स वगैरह में जेई वगैरह में आता है ना तो इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं देगा वो ऐसी चीज़ें देगा जो इसमें सिंपल हो सकता है कि वहाँ पर tan i इक्वल टू मान लीजिए 1/√3 आ जाता या √3 आ जाता तो 60 डिग्री, तो सीधे कैलकुलेट हो जाता वो चीज़, है ना। इस तरीके से किया जाता। चलिए नोट कीजिए, फिर मैं आपको रब करके नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, अब मैंने नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम और दिए हैं, छोटे दिए हैं, बड़े वाले नहीं दिए, ज़्यादा टाइम लगे जिसमें तो लेक्चर हमारा लंबा खिंच जाएगा। क्या दिया बेटा, देखिए ज़रा थर्ड वाला प्रॉब्लम देखिए। पहले तो यार अटैम्प्ट लगाना है ना, पॉज करके देखिए क्या प्रॉब्लम बोला है। स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ अ बीकर। बेटा एक बीकर है, इसके बॉटम पे हमने एक कॉइन को रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा ना टिका करके रखा हुआ है।
है ना लिक्विड में। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉइन, अब यहाँ से एक लाइट निकली है ना, ट्रेवल्स अप टू द सरफेस, सरफेस तक गई है, अप टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड मूव्स अलॉन्ग इट सरफेस, मतलब फाइनली वो ग्रेजिंग इमर्जेंस वाला हो गया, मतलब वो इसी सरफेस के अलॉन्ग चली गई है। ठीक है, तो आपसे उसने पूछा है कि हाउ फास्ट इज द लाइट ट्रेवलिंग इन द लाइट, इन द लाइट, मीडियम होगा यार, वाटर होगा, वाटर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जरा देखो ध्यान से देखना, कुछ नहीं है, एक चीज़ सोचो बेटा, यदि यहाँ से लाइट गई तो जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हो रही हो, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या होगा, ये मतलब आपका डेंसर मीडियम हो गया, वाटर है, ये एयर है, यहाँ पर यदि लाइट जा करके ये वाला कंडीशन देती बेटा, ये क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन थी, यदि हम यहाँ पर एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी रिप्रेजेंट करते थे तो हम बोलते थे सर ये आईसी यदि क्रिटिकल एंगल होगा तभी जा करके ये 90 डिग्री पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मुझे मिलता था। मतलब मैंने बोला कि ये कौन सा वाला कंडीशन हो गया, क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला याद है बेटा आप लोग को, बोलिए तो मैं बोलता हूँ हाँ सर, साइन आई सी इक्वल टू 1/μ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, लिक्विड का, और लिक्विड किससे भरा हुआ है, वाटर से, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितना हो जाएगा, जो भी होना होगा पता नहीं, लेकिन हमें गिवन नहीं है तो हमको निकालना पड़ेगा अभी फिलहाल। ठीक है, अब चलो देख, साइन आई सी की बात करने जाओ तो साइन आई सी, अब देखो ये वाला एंगल आई सी है, दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो बेटा ये एंगल भी मेरे लिए आई सी होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। अब इस वाले में जाकर के यदि मैं साइन आई सी की वैल्यू पुट करने जाऊँ तो बताओ मुझे साइन आई सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेटा यदि ये 3 है ये 4 है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये 5 सेंटीमीटर आ गया, तो हम क्या बोले, परपेंडिकुलर मीन्स 3 अपॉन में हाइपोटेनस तो 5 इक्वल टू 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू निकालना था, सर म्यू को इधर ले जाते ना, म्यू इक्वल्स टू जाएगा 5/3, रेसिप्रोकल ले लो या तो ऐसा, यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। चलो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आया, अभी एक काम तो हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया, अगला काम क्या करना है, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आने के बाद उसने मुझे बोला था क्या कितनी स्पीड से लिक्विड में लाइट ट्रैवल करेगी, है ना, तो मैं बोलता हूँ चल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना बेटा, याद है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता था C/V, या C क्या होता था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इन एयर और वैक्यूम, अपॉन ये होता था आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ये मीडियम क्या है, लिक्विड, तो मैं ये बोल दिया ना, क्लियर हुआ। अब जरा सोचिए, यदि मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ तो जरा फॉर्मूला रख दें, बताओ तो यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपके पास है सर 5/3, सी होता है आपका 3 × 10⁸, वी निकालना है, ये रहा, वी को उधर पहुँचा दे भाई, तो ये हो जाएगा 9/5 × 10⁸, 9/5 को आप क्या लिख सकते हो, 1 टाइम्स गया 40 तो 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड इसके पास आएगी। मतलब इस मीडियम में जो लाइट ट्रैवल कर रहा होगा ना बेटा, वो लाइट कितनी वेलोसिटी से कितनी स्पीड से करेगा, v इक्वल टू 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा होगा लाइट यहाँ से। ठीक है, तब जा कर के हमें मिलेगा। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। चलो भाई, मेरे मोबाइल का बैटरी भी जाने वाला है, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी से, फिर अब मैं नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम भी एक्सप्लेन कर देता हूँ और ख़त्म करता हूँ। पॉज करके पहले आप अटेम्प्ट लगाना। चलिए आइए देखें, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं, 4th वाला, और आज क्लास कंप्लीट करते हैं। आज की क्लास बेटा इससे बड़े लेक्चर देने में ना अपलोडिंग नहीं हो पाती यार, बहुत ज़्यादा हो जाता है। मोबाइल भी सपोर्ट नहीं करता है, मोबाइल में स्पेस ही नहीं रहता, इतना हो जाता है कई बार। देखें, द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इन मटेरियल इज 2 × 10⁴ हर्ट्स। ठीक है, वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल पूछा है। कैसे करें, जो फॉर्मूले याद कर लिख ले बेटा। एक चीज़ तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो यार, फ्रिक्वेंसी दी हुई है ना आपको, F इक्वल टू 2 × 10⁻14 हर्ट्स। ठीक है सर, ले ली। वेवलेंथ दी हुई है, ले लो यार। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया तो ये 5000 एंगस्ट्रॉम, या फिर इसे ही हम लोग लिखते हैं मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻−10 मीटर में आ जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, आ जाए। बताओ तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। सर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू, मेरे को कहीं ना कहीं देखिए फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ दिया तो स्पीड पे जाएगा ये, तो C/V फॉर्मूला लगा दीजिए। C क्या होता था, स्पीड ऑफ लाइट इन
एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब दिक्कत यह हो गई सर यहाँ पर c की वैल्यू तो मुझे पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। सर v की वैल्यू कैसे निकालें? अब v निकालने का कार्यक्रम कौन करके देगा मुझे? ये दोनों फ्रिक्वेंसी याद है बेटा, एक फॉर्मूला होता था स्पीड ऑफ वेव का, v इक्वल टू एफ लैम्डा, बेटा न्यू लैम्डा, v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा या एफ लैम्डा। तो यहाँ से यदि मैं निकालने जाऊँ तो मैं क्यों ना इसको v को यहीं के यहीं v इक्वल्स टू एफ लैम्डा मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो सर ये फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ एफ लैम्डा। तो बेटा यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है सर? 2 × 10⁻14 इंटू लैम्डा आ रहा है सर 5000 × 10⁻−10। ठीक है, कैलकुलेट कर लें, करिए ज़रा कितना हो गया सर? 3/2 तो अलग कर लीजिए, 10⁸, नीचे क्या हो गया होगा ज़रा बताना तो सर? ये 10⁻3 है माइनस, तो माइनस 10⁻−7 हो गया होगा, इससे जाएगा तो 10⁻7 हो जाएगा। 7 हो गया तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो 10 मतलब 30/2। कुछ गलत नहीं हुआ? मुझे ऐसा फीलिंग क्यों आ रहा है? हाँ बेटा गलत किया ना, देखो ये 2 निकाला ना तो 2 × 5 ये भी तो 10 हो जाएगा ना। कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है ना, वो 2 अकेला क्यों आ रहा है? 5 कुछ मिसिंग हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया बेटा? 30/10, और 30/10 निकालेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा? 3, क्योंकि वो बहुत बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा था। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3। ये मेरा आंसर है। तो देखो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, आप करके रखिए, समझ के रखिए बेटा। अगली क्लास में और प्रॉब्लम्स लेकर के आऊँगा, या फिर वैसे मेरे ख्याल से मैं अभी एक क्लास और शायद प्रॉब्लम पे ही बनाऊँगा, और उसके बाद वाले में फिर अपन लोग चलेंगे अब कर्व्ड सरफेस पे लेकर के आएंगे और कर्व्ड सरफेस पे चल के प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा करते रहिए, और आप लोग खुद से भी करते रहो यार, है ना। सेल्फ प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चल मिलते हैं, बाय।